हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में शब्द रचना में सहयोग के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें इसके परिभाषा के बारे में तो उपसर्ग शब्द को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या निकट और सर्ग का होता है सृष्टि करना, रचना करना या फिर निर्माण करना। अगर हम इसको और समझना चाहें तो परिभाषा के दृष्टिकोण से इसको देखना चाहें तो वह वर्ण समूह या शब्दांश जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके उस शब्द के मतलब को बदल देता है, उस शब्द के मतलब में विशेषता ला देता है या उसका कुछ अलग ही मतलब निकल करके आता है। जो चीज यहाँ पर समझने काबिल है वो ये उपसर्ग का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और सिर्फ उपसर्ग का कभी कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मतलब निकालने में जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो इस उपसर्ग का कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब जैसे हम उदाहरण के बारे में बात करें तो अभिधनमान, अभिमान, इसमें अभि उपसर्ग है जिसको मान मतलब सम्मान के साथ में हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, तब वहां पर शब्द बन गया अभिमान। उसके अलावा अगर एक शब्द है चार और उसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो वहां पर हमारा शब्द बन करके आता है प्रचार। तो इस तरीके से उपसर्ग से हमको किसी शब्द का मतलब निकालने में या उसका मतलब समझने में मदद मिलती है। यहां पर उपसर्ग की विशेषता तीन गतियां हैं या वो तीन काम करता है जो उसकी विशेषताओं में गिनी जाती हैं। जैसे किसी शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे बल के साथ में प्र जोड़ दिया तो प्रबल। ठीक, मतलब कि कहीं ना कहीं उस शब्द का जो मतलब था और अर्थपूर्ण हो गया। शासन के साथ में हमने अनु जोड़ दिया तो अनुशासन। दूसरा जो उसकी विशेषता होती है वो ये शब्द के अर्थ को उलट देना, मतलब कि अगर एक शब्द पॉजिटिव है और हमने कोई उपसर्ग इस तरीके का लिया और उससे उसका अर्थ बदल गया, ठीक, तो ये काम भी उपसर्ग के द्वारा ही होने वाला है। जैसे सत्य के साथ में जब हमने अ जोड़ दिया तो वहां पर असत्य बन गया, या यश के साथ में जब हमने अप जोड़ दिया तो वहां पर अपयश बन गया। उसके अलावा जो तीसरा काम है वो ये कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके वो कहीं ना कहीं जो उसका मूल अर्थ है उसके आसपास ही रहे। जैसे शुद्ध के साथ में अगर हमने वी जोड़ दिया तो विशुद्ध बन जाता है, मतलब और ज्यादा शुद्ध, बट शुद्ध तो शुद्ध है वहां पर। भ्रमण के साथ में जब हमने परि जोड़ दिया तो वो परिभ्रमण हो गया। ठीक, तो इस तरीके से तीन गतियां हैं कि एक तो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, दूसरा शब्द के अर्थ को उलट देना, या फिर तीसरा शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करना। अब उपसर्ग जैसे हमने कहा कि शब्द निर्माण में बहुत ही सहायक होता है और एक ही मूल शब्द भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से अलग अलग अर्थ दे सकता है। जैसे हमने हार शब्द यहां पर चूज किया है और उसमें हम अलग अलग उपसर्ग इस्तेमाल करने वाले, उसके साथ में जोड़ने वाले हैं। जैसे प्रदनहार, प्रहार मतलब चोट करना। हार के साथ में हमने आ जोड़ दिया, बड़ा आ, तो आहार मतलब भोजन। ठीक, हार के साथ में हमने सम जोड़ दिया तो सुनहार मतलब कि नाश। हार के साथ में वी जोड़ दिया तो विहार मतलब मनोरंजनार्थ या तत्र तत्र घूमना। हार के साथ में जब हमने परि जोड़ दिया तो वहां पर परिहार मतलब एक तरीके से किसी का तिरस्कार करना, किसी का उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, उस तरीके का। और हार के साथ जब हम उप जोड़ दिया तो एक तरीके की सौगात, एक तरीके का गिफ्ट जो हम कहते हैं वो। और अगर हमने हार के साथ में उच जोड़ दिया तो वहां पे उद्धार मतलब मोक्ष या मुक्ति। मतलब कि आप देखिए हार शब्द वहां पर ऐसा यूज हो रहा है, सिर्फ उसके साथ का उपसर्ग बदल रहा है जिससे जो शब्द नया बन करके आ रहा है उसके शब्द भी अलग अलग, उसके उस शब्द का अर्थ भी कहीं ना कहीं अलग अलग निकलता हुआ चला जा रहा है। अब आते हैं हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जब हम बात करें तीन प्रकार, तो जिस भाषा से या जिस भाषा के वो उपसर्ग लिए गए हैं उसके ऊपर निर्भर करते हुए ये जो तीन प्रकार हैं वो निकल करके आते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशज शब्दों के उपसर्ग। विदेशज उपसर्ग मतलब विदेशी भाषा के उपसर्ग हम वहां पर प्रयोग में ला रहे हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उसको हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग, जो जिस उससे जो वर्ड शब्द बन करके आता है वो तत्सम में काउंट होता है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनसे जो शब्द बन करके आता है वो जनरली तद्भव का होता है। और जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं जिनसे हमारा विदेशज उपसर्ग लिया जाता है उसमें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शामिल होते हैं। तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग यूज होते हैं
जिनको हम प्रयोग करते हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग ऐसे हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, और विदेशी भाषाओं के ऐसे 12 उपसर्ग हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं। हम सबसे पहले तो संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि संस्कृत के उपसर्ग को हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और कुल संख्या 22 है, और उनमें से कुछ उपसर्गों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अति, अभि, अनु, अव, उप, इस तरीके से। अति का मतलब अधिक, अभि का मतलब सामने, किसी ओर या फिर निकट, अनु का मतलब होता है पीछे या समान, अव का मतलब होता है बुरा, नीचा, हीन, अनादर, और उप छोटा और पास। अति से जो शब्द बनता है जैसे अत्यंत, अतिचार। अभि से जो शब्द बनता है वो अभिमुख, अभिमान, अभिभावक। अनु से जो शब्द बनता है वो अनुराग, अनुसार, अनुज। अव से जो शब्द बनते हैं वो उनमें अवतार, अवगुण, अवरोह, ये। और उप से जो शब्द बनते हैं उसमें उपनाम, उपसंहार, इस तरीके के उदाहरण हम दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि संपूर्ण उस सूची के बारे में या उन सारे उपसर्गों के बारे में जो संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, दुर, दुष, प्र, परा, प्रति, परि, अधि, निस, उत या उद शामिल हैं, जो पूरी सूची है यहां पर। और जैसे हमने कहा 22 हैं, तो इन 22 उपसर्गों को प्रयोग में ला करके हम अपने नए शब्द या अलग अलग शब्द बनाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। तो जैसे हमने कहा कि हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव के नाम से भी जानते हैं। जनरली जो हमारे उपसर्ग यूज होते हैं हिंदी के, उनकी संख्या 10 है, लेकिन जरूरत के हिसाब से वो संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और नए नए उपसर्ग भी वहां पर लाए जा सकते हैं। जैसे उन उपसर्ग में अ, अध, अधा, अन, उन, दु, कु, बहि, वी, स्वा, अव, का, भर, नी, ये सब शामिल होते हैं। तो जैसे अगर हम आ को यूज करके बनाना चाहें तो जैसे उसका अर्थ होता है निषेध या अभाव, ठीक। और उससे जो शब्द बन के आएगा वो अलग, अछूत, ठीक, अनजान, इस तरीके से। अब अध से जो हमारा, अध का मतलब होता है आधा, तो मतलब कि अधमरा, अधजला, ठीक है। उन मतलब एक कम, जैसे 59, 49, इस तरीके से। भर मतलब कि पूरा, जैसे भरपूर, भरपेट। नी का मतलब होता है रहित, जैसे निडर, निधल्ला, इस तरीके से। तो यहां पर हमारे हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं। हम बात करते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग की, विदेशी उपसर्ग, ठीक। तो उसमें हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से शब्द आए हैं या कुछ वर्ण समूह आए हैं, उनको इस्तेमाल करके हम यहाँ पर नए नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब हम उर्दू उपसर्ग के बारे में बात करें तो जैसे कम, ब, हर, गैर, खुश, हम, ठीक, बे, ला, सर, इस तरीके से। जैसे कम का मतलब हो गया थोड़ा, बा का मतलब हो गया अनुसार, हर का मतलब हो गया प्रत्येक, गैर का मतलब हो गया दूसरा, खुश का मतलब हो गया अच्छा, और हम का मतलब हो गया बराबर। सर का मतलब होता है मुख्य, ला का मतलब होता है बिना, बे का मतलब होता है बिना, इस तरीके से। जब अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों के बारे में बात करें तो जैसे सब मतलब किसी के अधीन, जनरल मतलब प्रधान, वॉइस मतलब सहायक, फूल मतलब पूरा, हेड मतलब मुख्य, डिप्टी मतलब सहायक, हाफ मतलब आधा, चीफ मतलब प्रमुख, और डबल मतलब दोगुना, ठीक। ये हमारे वो विदेशी विदेशी भाषा के उपसर्ग आए जिनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे कि दो उपसर्गों से निर्मित शब्द किस तरीके के हो सकते हैं। अब दो उपसर्ग मतलब कि सिर्फ एक उपसर्ग यूज नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पर एक से ज्यादा उपसर्ग यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे नए नए शब्द बन करके आ रहे हैं। जैसे निराकरण, इसमें निर प्लस आ प्लस करण, ठीक। निराकरण का मतलब होता है समाधान किसी चीज का देना, और करण वहां पर मुख्य शब्द है जिसमें निर और आ दो अलग अलग उपसर्ग यूज हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। अब ऐसे ही प्रत्युपकार मतलब प्रति धन उप धन कार, कार यहां पर मेन है, ठीक। प्रत्युपकार करों का तोरा, ठीक, मतलब कि उपकार कर रहे हैं, प्रत्युपकार कर रहे हैं, ठीक। करना इंपॉर्टेंट है, उपकार से क्या कहते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रति मतलब किसी चीज के बदले में, ठीक। अब सुसंस्कृत के बारे में बात करें तो सु धन सम धन कृत, अनाहार के बारे में अन धन आ धन हार,
समाचार में जब बात करें तो सम धन आ धन चार, अनाशक्ति में अन धन आ धन शक्ति, असुरक्षित में अ धन सु धन रक्षित, समालोचना में सम धन आ धन लोचना, सुसंगठित में सु धन सम धन गठित, अनियंत्रित में आ धन नी धन यंत्रित, अत्याचार में अति धन आ धन चार, और अप्रत्यक्ष में आ धन प्रति धन अक्ष। ठीक, ये सब वो शब्द हैं जो दो दो उपसर्गों के जुड़ने के बाद निर्मित हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक और टॉपिक पे जिसका नाम है प्रत्यय। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उनको शेयर कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशंस को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। थैंक यू।